अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू समा पॉडकास्ट। मैं हूं आपकी होस्ट मिनाहिल रफ़ीक एंड आई वाज वंडरिंग कि जब भी कभी स्टडी के लिए या करियर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए हम कहीं जाने का सोचते हैं मुल्क से बाहर, तो हमारे जहन में पहला ख्याल आता है यूरोपियन कंट्रीज़ का, यूके, यूएसए, कनाडा। लेकिन कभी हम ये नहीं सोचते कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट नाम जापान का भी है। और जापान जाने का कोई नहीं सोचता। उनके तरीके इतने अच्छे हैं, उनकी वैल्यूज़ बहुत अच्छी हैं और हमें पता है कि वो बहुत डेवलप्ड है और ऑलरेडी अहेड ऑफ टाइम चल रहे होते हैं। लेकिन फिर भी हम जापान जाने का नहीं सोचते। जहन में आता है कैसे जाएंगे, क्या करेंगे, क्या प्रोसेस होगा, एक्सेप्टेंस है या नहीं है, जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी। इन्हीं तमाम तर सवालों के ऊपर हमारे पास आज एक गेस्ट मौजूद हैं। हसन भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप CEO ऑफ सकूरा हैं और ये हेल्प करते हैं लोगों को, पाकिस्तान से मैन फोर्स को भेजते हैं जापान फॉर वर्क। तो इनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, मैं ठीक हूं। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, आप बता रहे थे आप जापान नेशनल हैं। जी बिल्कुल। तो आप भट्ट भी हैं और जापान नेशनल भी हैं। जी, कैसे? जी, मेरे दोस्त मुझे जापानी भट्ट कहते हैं। एक्चुअली ऐसा ही है, जैसे अभी हम लोगों को लेके जा रहे हैं, ऐसे ही मैं भी गया था एक प्रोसेस के थ्रू, और 5 साल बाद जब एलिजिबल होते हैं तो मैंने अप्लाई किया और मुझे पासपोर्ट मिल गया। दैट्स इट। अच्छा, ये बताइएगा कि जो जब हम सोचते हैं कि हमने जापान जाना है तो उससे पहले तो जहन में आते हैं चले US का वीज़ा मिल जाए, कनाडा का मिल जाए, यूरोप का मिल जाए। तो वहाँ जाना आसान है या जापान जाना आसान है? देखिए, इसमें सबसे पहले तो किस्मत की बात है। मैं तो ये क्योंकि समटाइम्स मैंने ऐसे दोस्त भी देखे हैं कि जिनके पासपोर्ट पे पहला वीज़ा जापान का लगता है, और ऐसे भी दोस्त देखे हैं जिनके पास कनाडा का 10 साल का वीज़ा है, अमेरिका का भी 10 साल 5 साल का वीज़ा है, और जापान का अप्लाई करते हैं और वो रिफ्यूज़ हो जाता है। तो इसमें जापान की जो है पैटर्न नहीं है इमिग्रेशन का या इवन एम्बेसी का, कोई ख़ास पैटर्न नहीं अभी तक मेरी समझ में नहीं आया। और दूसरा ये है कि अगर आप बाय द लॉ चलते हैं और आपकी प्रोफाइल अच्छी है तो आपके चांस मैक्सिमम होते हैं जापान का वीज़ा लेने के लिए। तो व्हाट इज़ बेटर कि अगर आपने करियर अपॉर्चुनिटी के लिए जाना है या स्टडी के लिए जाना है, तो आप क्या समझते हैं कि US, UK, यूरोपियन कंट्रीज़ बेटर हैं या जापान बेटर है? अच्छा, देखिए, अनफॉर्चुनेटली अभी तक मैं UK और US जा तो नहीं सका, लेकिन जो हमें एक थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन जो होती है वही है, या न्यूज़ से जो इन्फॉर्मेशन मिलती है उस हिसाब से देखें तो मुझे जापान बेस्ट लगता है अगर किसी पाकिस्तानी ने जाना है तो। अच्छा। उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। जैसे सबसे पहला एलिमेंट रेसिज्म का है। हम आए दिन जो है ना खबरों में सुनते हैं जी, कभी वो आपको पता वो कनाडा में किलिंग हो गई, और रूटीन में जो हमारे जानने वाले भी जाते हैं वहाँ पे भी ये इश्यूज आते हैं कि आपको आपके कलर की बेस पे जी एशियंस कह के आपको वहाँ से भगाने की कोशिश की जाती है। मैं 8 साल हो गए हैं जापान में, मुझे 9वां साल चल रहा है, आज तक ऐसा नहीं हुआ। पाकिस्तानियों को पसंद करते हो? मतलब उसमें कोई ऐसा नहीं है कि पाकिस्तानियों को पसंद करते हैं या इंडियंस को पसंद करते हैं। वो कहते हैं हम सब इंसान हैं तो सब एक जैसे हैं। उसूलों वाले। जो तंग करता है उसको वो बुरा समझते हैं और जो ठीक चलता है उसको वो अच्छा समझते हैं। वीज़ा प्रोसेस में कितना अरसा लग जाता है? देखिए, वीज़ा डिपेंड करता है कि आप किस कैटेगरी पे जा रहे हैं। वीज़ा प्रोसेस में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, उसकी जो तैयारी होती है उसके लिए ज़्यादा टाइम लगता है। जैसे कैटेगरीज क्या है? कैटेगरीज में डिफरेंट, जैसे हम तकरीबन 4 कैटेगरीज में डील करते हैं, जिसमें सबसे पहले इंटर्नशिप्स होती हैं। हम अपने जो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं इनको एक अपॉर्चुनिटी देते हैं कि ये अपना फाइनल ईयर वहाँ जाके कंप्लीट करें। इनको एक्सपोजर भी मिलता है और इन फ्यूचर के लिए वही कंपनी इनको जॉब भी ऑफर कर देती है। फिर ब्लू कॉलर्स जॉब आती हैं, उसमें सेमी स्किल्ड और स्किल्ड दोनों हैं, वो भी हम बच्चों को ऑफर करते हैं। फिर एक बड़ी जो इंटरेस्टिंग कैटेगरी है वो लैंग्वेज टीचर्स की है, इंग्लिश लैंग्वेज टीचर। वो स्कूल में, जापानीज स्कूल्स में बच्चों को इंग्लिश सिखाते हैं। अच्छा, वहाँ पे इंग्लिश चलती है? इंटरनेशनल लैंग्वेज है वैसे तो, लेकिन नहीं, जापान में बहुत ज़्यादा नहीं चलती। वो बच्चों को बहुत कोशिश कर रहे हैं सिखाने की, लेकिन अभी तक वो वहाँ पे बोली ही नहीं जाती। बोली बेसिकली प्रैक्टिस नहीं होती ना, इसलिए वो जितना मर्जी सीख ले उन्हें आती नहीं है। अच्छा। हाँ जी, प्रैक्टिस नहीं, नॉर्मल जिंदगी में प्रैक्टिस नहीं की जाती। जापानीज में डील करते हैं? बिल्कुल जापानीज में। आप उनसे इंग्लिश में सवाल करें, वो समझ भी लेते हैं इंग्लिश में, लेकिन जवाब आपको जापानीज में देंगे। अच्छा। अच्छा, ये बताइएगा कि ज़्यादातर जो वीज़े हैं अगर वो जारी किए जा रहे हैं आप इस वक्त, जैसा कि आप बता रहे थे कि जापान जाते हैं लोग, पहले इतना रुझान नहीं था, पहले वो भी एक्सेप्ट शायद कम ही करते थे, क्या नहीं? बेसिकली थोड़ा सा ना कल्चरली डिफरेंस है, और वैसे भी डिस्टेंस है हमारा बहुत ज़्यादा जापान के साथ। हमारे अबाव ज़्यादातर गए हैं, देखें अमेरिका, UK, कनाडा या और यूरोप के दूसरे कंट्रीज़ में। जापान में बहुत कम लोग हैं। इसका अंदाज़ा आप यहाँ से लगाएं कि अभी मैं जब पाकिस्तान आ रहा था तो मैंने खबरों में सुना कि 35,000 जो बैगर्स हैं वो सऊदीया ने वापस भेजे हैं पाकिस्तान में।
तो जापान में जो पाकिस्तानी है वो टोटल 26-27 हज़ार है। अच्छा। जी, यानी कि उससे ज्यादा बैगर्स चले जाते हैं सऊदीया में। तो ये जो फिगर है ये बड़ा उसमें है, मिनिमम है। और दूसरा इसमें ये है कि हम अनफॉर्चुनेटली जो पाकिस्तानी वहाँ पे हैं उन्होंने ना सोसाइटी में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट उस तरीके से नहीं किया, और उसकी वजह लैंग्वेज बैरियर है। बहुत सारे हमारे पाकिस्तानी भाई हैं जो लैंग्वेज बोल लेते हैं, समझ लेते हैं, लेकिन लिखना पढ़ना नहीं आता। अभी जैसे आपने बात की नेशनैलिटी की, तो उसमें भी सबसे बड़ी हर्डल यही है, आपके बाकी सब चीजें क्राइटेरिया पूरा है, सिर्फ आपको जापानीज लिखनी पढ़नी नहीं आती तो आपको नेशनैलिटी नहीं देखने में भी बड़ी मुश्किल से लगती है जापानीज। इंटरेस्टिंग है बहुत ज्यादा। अच्छा। हाँ जी, हमने कोशिश की है, हम जो इंस्टीट्यूट अभी यहाँ पे बनाया है हमने 1 दिसंबर से उसको स्टार्ट करेंगे। अच्छा। और हमने पहली बार पाकिस्तान में अपना करिकुलम डिजाइन किया है, और उर्दू इंग्लिश दोनों बेस्ड करिकुलम डिजाइन किया है, और इंटरैक्टिव लर्निंग बेसिकली बच्चों के लिए बनाई गई है कि वो बड़ा हो छोटा हो जैसा भी बंदा हो उसको सीखने में आसानी और इंटरेस्टिंग बनाया। चाइनीज सीखते हैं ऐसे, वो जापानीज भी आप सीख सकते हैं। जी, जापानीज भी सीखेंगे। और हमें बड़ा उम्मीद है कि जिस लेवल की एक ब्लू कॉलर जॉब के बंदे को सीखनी चाहिए वो 6 महीने में सीख लेगा। अच्छा, 6 महीने में? हाँ जी। अच्छा, ये बताइएगा कि टूरिस्ट वीजा पे वहां पर लोग जाते हैं घूमने फिरने के लिए, कुछ जाते भी हैं, लेकिन ये कि इतना ज्यादा प्रोमोटेड नहीं है जापान का टूरिज्म, या फिर है? आजकल बहुत ज्यादा जो लोग वाकई टूरिज्म का शौक रखते हैं। अच्छा। हम प्रमोट भी कर रहे हैं लोगों को कि आप जरूर जापान आए। इस वक्त तो जो डिफरेंट कंट्रीज घूमते हैं वो कहते हैं कि यूके यूरोप से सस्ता पड़ता है जापान। अच्छा। हाँ जी, बहुत, और हमें भी यही लगता है कि सस्ता है जापान। लेकिन जो जैसे आपने बताया कि एक माइंडसेट बन चुका है कि वो तो वीजा नहीं देते, वो तो वीजा नहीं देते, तो इसलिए वो अप्लाई करने की रेशियो भी बहुत कम है। अच्छा, ये बताइएगा कि अखराजात क्या आते हैं, कितना खर्चा आ जाता है अगर आप घूमने जा रहे हैं या फिर आप स्टडी के लिए जा रहे हैं, अगर आप जॉब के लिए जा रहे हैं, तो ये अलग अलग कैटेगरीज में कितना कितना खर्चा आ जाता है? देखिए, घूमने का तो आप उस पर कोई कर नहीं सकते कि 3.5 लाख की टिकट है, उसके बाद आप 1 लाख वाले होटल में ठहरते हैं, 10 लाख वाले में ठहरते हैं, आपकी मर्जी, आपका टेस्ट है, ठीक है। तो इस पे तो कोई लिमिट नहीं है। लेकिन अगर आप स्टडी पे आ जाएं तो बच्चे यहाँ से पहले बेसिकली लैंग्वेज स्टडी के लिए जाते हैं। वो पहले साल या 2 साल के लैंग्वेज कोर्स में अपना एडमिशन लेते हैं, उसके बाद वो उन्होंने आगे कहीं किसी प्रोफेशनल स्कूल में जाना है, किसी यूनिवर्सिटी में जाना है, तो वो फिर उस तरफ मूव करते हैं। तो उसका तकरीबन इस वक्त पाकिस्तान से मिनिमम, जो मैं तो उसमें डील नहीं करता हूँ स्टूडेंट में, लेकिन जो मिनिमम लोग मुझे जो पता चला है, जो मेरी नॉलेज में है, वो तकरीबन 27-28 लाख से लेकर 35 लाख तक चार्ज करते हैं। अच्छा। ये इसमें पहले साल की ट्यूशन और हॉस्टल की फीस होती है और बाकी सारे ओवरऑल चार्जेस। ये स्टूडेंट्स के लिए? ये स्टूडेंट्स के लिए। और जो वर्कफोर्स जाती है? वर्कफोर्स के लिए हमने जैसे कि डिफरेंट कैटेगरीज हैं, ये 4 लाख से शुरू होकर 15 लाख तक जाती है। अच्छा। हाँ जी, इसमें टोटली वो चीजें जो इसकी टिकट भी शामिल है, इसकी पूरे साल की ट्रेनिंग भी शामिल है, ये हम डील करते हैं इसको। और पूरे साल के लिए समझे हमने बच्चा गोद लिया होता है उसको पूरा जापान के एनवायरनमेंट के मुताबिक ढाल के यहाँ से भेजते हैं। कल्चरल ट्रेनिंग भी करते हैं? कल्चरल ट्रेनिंग भी करते हैं, बताया जाता है लोगों को कि आपने ग्रेटिंग्स कैसे करनी है वहाँ पे। अब यहाँ तक तो आज हम एक नया टॉपिक पे डिस्कशन कर रहे थे कि अभी हमारा जो रिसेंट बैच गया उसमें एक लड़की को साइकिल चलानी नहीं आ रही। अच्छा। और उसकी कंपनी से डिस्टेंस तकरीबन काफी ज्यादा है, तो वो 2 घंटे पहले घर से निकल रही है ताकि मैं टाइम से पहुंच सकूं। तो अब हम ये सोच रहे हैं कि अगला जो हमारा टारगेट है, हम लड़कियों को जो पूछ लें और जिनको नहीं आती यहाँ से साइकिल भी सिखा के भेजें। अच्छा, साइकिल भी अब आप सिखाएंगे? कोशिश करेंगे। अच्छा, ये बताइएगा कल्चरल डिफरेंस है काफी ज्यादा है जापान के साथ पाकिस्तान के? बिल्कुल नहीं है जी, उनके हमारे यहाँ पे जैसे बुजुर्गों की इज्जत की जाती है, वैल्यूज तो सेम ही है, बिल्कुल सेम है। वैसे आदात भी है इतनी सेम है, मतलब खाना पीना थोड़ा सा डिफरेंट, ऑब्वियसली वो सी फूड बहुत ज्यादा खाते हैं, हम कम खाते हैं उस हिसाब से, और थोड़ा सा वो हराम वाला एलिमेंट है, वो पोर्क भी खाते हैं। ये बड़ा कहा जाता है कि क्योंकि खाने पीने की हलाल अशिया नहीं मिलती तो लोग। अब नहीं, वैसे जापान में बहुत ज्यादा आसानी हो गई है। अच्छा, हमारे पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, इवन नेपाली, इन सब ने ना हलाल फूड बनाने शुरू कर दिए वहाँ पे। अच्छा। तो आपको जगह जगह अवेलेबिलिटी हो जाती है, अब इतना बड़ा इशू नहीं। और जहाँ पे अवेलेबिलिटी नहीं है वहाँ पे वो बाय पोस्ट आपको डिलीवरी के थ्रू भिजवा देते हैं। जो वर्कफोर्स आप यहाँ से वहाँ पर भेजते हैं, ये कौन सी कैटेगरीज? इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, ब्लू कॉलर जॉब, या फिर लेबर वीजा पे भी जाते हैं लोग? नॉर्मली अभी डॉक्टर्स तो नहीं गए, केयर वर्कर्स जाते हैं, इंजीनियर्स गए हैं, इंजीनियर्स भी गए हैं, और क्वालिटी इंश्योरेंस वाले भी गए हैं, ये कंस्ट्रक्शन सिविल इंजीनियर्स भी गए हैं। अच्छा। हाँ जी, और फैक्ट्री वर्कर्स भी गए हैं। ये अलहमदुलिल्लाह हमारे इस वक्त अभी तक तकरीबन
6-7 बैच बल्कि 8 बैच आ चुके हैं और अभी कल 3 मजीद हमारे वीज़ाज आए हैं। अच्छा। जो जाएंगे कंस्ट्रक्शन में वहाँ पे। हाँ, तो पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम से जो लोग निकल कर जाते हैं और जॉब्स कर रहे हैं तो पाकिस्तानी एक्सपीरियंस के साथ वहाँ पे एक्सेप्ट किए जाते हैं या फिर वहाँ के लिए कुछ स्पेशल आपको कोर्सेज करने पड़ते हैं? देखिए कोर्सेज तो नहीं करने पड़ते लेकिन शुरू में मुश्किल होती है। जैसे आज ही मैं बात कर रहा था, मैंने एक जापानीज को मशवरा दिया कि आप हमारा जो ये इंजीनियर आया वैसे वाला ये इसको ऑटोकैड आता है बहुत अच्छे से, तो आप इसको अभी तो आप नॉर्मल इसको वर्क में इस्तेमाल कर रहे हैं, क्यों ना आप इसको उधर शिफ्ट करें। तो उन्होंने इस महीने से 15 दिन में उससे शिफ्ट किया वहाँ पे 15 तारीख से। तो वो मुझे उनकी कॉल आई हुई थी कि वी आर वेरी एक्साइटेड कि ये बच्चा बड़ी जल्दी पिक कर रहा है। मतलब ऑब्वियसली बेसिक्स तो सेम है पूरी दुनिया में, थोड़ा बहुत सॉफ्टवेयर में चेंजेस है, वो उसने 10-15 दिन में माशाल्लाह पिक कर ली। तो हमारे पाकिस्तानी में ये क्वालिटी तो है कि अडेप्टेबिलिटी है चीज़ों की, बस करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते वो अलग बात है। हाँ जी। अच्छा, जैसा अभी आप ऑटोकैड की बात कर रहे थे तो मुझे ये बताइएगा, अच्छा अब कहीं हम दूसरे मुल्क जाते हैं, यूरोप, कनाडा, तो उसके लिए आइल्स वगैरह आपको देना होता है, स्कोर आपका एक बेहतर होना चाहिए, आपकी बैंक स्टेटमेंट सही होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। तो यहाँ जापान जाने के लिए भी कोई इस तरह के क्राइटेरिया है, बैंक स्टेटमेंट अच्छी हो, इतने पैसे होने चाहिए बैंक में, ये किया होना चाहिए फिर एक्सेप्ट? देखिए स्टूडेंट के लिए तो बैंक स्टेटमेंट जरूरी है क्योंकि आपने फीसिस पे करनी होती हैं। वर्क के लिए आपको वो किसी भी किस्म का है उसके लिए बैंक स्टेटमेंट की जरूरत नहीं है क्योंकि आप ऑलरेडी वहां पे कमाने जा रहे हैं ना। तो सिर्फ कंपनीज वाले ये कहते हैं कि आपकी पहली सैलरी आने में 1 से 1.5 महीना लग जाता है, तो बस इतने के अपने अखराजात जो है वो साथ लेके हैं, उसके अलावा नहीं, आपकी किसी बैंक स्टेटमेंट की जरूरत नहीं है। स्किल्स की अगर बात की जाए तो सबसे पहले वहां आती है लैंग्वेज स्किल, जो जापान में जाने के लिए जरूरी है। इसके बगैर तो आप ये पहला स्टेप है और अगर ये कोई नहीं कर पाता तो उसका आखिरी भी यही है। हाँ जी, ये आप आगे नहीं जा सकते। इसलिए मैं पिछले 2 साल से कोशिश कर रहा था कि यहाँ पे किसी स्कूल के साथ कोलैबोरेशन की जाए और ये वाला जो है मैं प्रोग्राम इसको लैंग्वेज का मैं अपने सरदर्द ना लूँ, ये बच्चे सीख लें, मैं सिर्फ प्लेसमेंट का जो है ना वो काम करूँ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो मेरे मयार पे कोई बच्चा तैयार नहीं कर पाए, तो मुझे मजबूरी में फिर अब ये इंस्टीट्यूट बनाना पड़ा। अच्छा, एक इंग्लिश लैंग्वेज सीखने में ही बड़ा अरसा लग जाता है स्टूडेंट्स को पाकिस्तान में। जो करिकुलम हमारा चल रहा है उसका हिसाब किताब देखें, आप समझते हैं कि चाइनीज जापानीज भी ऐड हो जाएगी, तो ये करना चाहिए या नहीं? बिल्कुल करना चाहिए। देखें एक तो डाइवर्सिटी होनी चाहिए इंसान में, और जापानीज इन सेंस बड़ी आसान लगती है। उसकी वजूहात मैं बताता हूँ 1-2। सबसे पहली कि जो जापानीज के साउंड्स हैं वो सारे के सारे उर्दू में फॉल करते हैं। अच्छा, कोई भी नया साउंड नहीं है जब जापानीज का। दूसरी चीज के जो जापानीज में सेंटेंस फॉर्मेशन है ना वो एज इट इज जैसे उर्दू में होती है। जहाँ पे उर्दू में वर्ब यूज किया जाता है, जहाँ पे नाउन यूज किया जाता है, बिल्कुल ऐसे डिट्टो वैसी है। हालांकि इंग्लिश में अगर आप देखेंगे तो उलट है, उर्दू और इंग्लिश जो है। तो जापानीज एज इट इज उर्दू, और लिखी भी वैसे जाती है, राइट से लेफ्ट जैसे उर्दू लिखी जाती है। जैसे कोई मिलता जुलता जुमला आप बताएं, बोल के दिखाएं। साउंड मिलते जुलते नहीं है, मतलब साउंड्स वही है लेकिन बिल्कुल एग्जैक्ट वर्ड नहीं है। हाँ जी, एग्जैक्ट वर्ड नहीं है। जैसे आ है, ई है, हमारे यहाँ पे भी यूज होता है, साउंड्स है आ ई उ ए, जैसे वोवल्स होते हैं ऐसे ही जापानीज में भी। अच्छा, हाँ जी। जैसे आप अगर समझ लें आका है, आका हम वैसे तो हम आका उसके लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी यूज करते हैं, जापानीज में आका रेड को कहते हैं। अच्छा, इट्स रेड। हाँ जी, तो इस तरह डिफरेंट वर्ड्स हैं लेकिन साउंड्स वैसे ही हैं। हाँ जी। अच्छा, कोई एक स्टेटमेंट में सुनना चाहूंगी जापानीज? कोई एक स्टेटमेंट में चले मैं आपको बता देता हूँ। क्यों इसको इस तरह कहते हैं कि आपने मुझे यहाँ पे बुलाया उसके लिए शुक्रिया। मैं आपको जापानीज बता रहा हूँ। क्यों शो होता है इश्तिदाई तैयारी का तो गुज़ारिमश्ता। ये होता है कि आपने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया, इसके लिए शुक्रिया। उर्दू के करीब था लेकिन समझ कुछ नहीं आया। वो मैंने बोल भी स्पीड में दिया ना शायद, इसलिए भी आपको स्लो अगर आप बोलें। गोशो होता इश्ते इतादाईते आरिगातो गोज़ारिमश्ता। आप नेशनल है ना वहाँ के, इसलिए आपको शायद लगता है कि देखिए ये आपने बिल्कुल एक प्रोग्राम के दौरान और इतनी सारी चीजें आपके दिमाग में मेरे में चल रही हैं, उसमें आप पूछेंगी तो ऑब्वियसली आपको बिल्कुल अजनबी, और पहली बार में अजनबी ही लगती है। मैंने भी जब सीखी थी तो मुझे लगा था कि ये पता नहीं मैं कर भी पाऊंगा कि नहीं, लेकिन जब आपकी मजबूरी, आपको पता कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपका वेट कर रही है और आप अगर उस मजबूरी में साथ थोड़ा सा इंटरेस्ट अगर पैदा कर लें। इस लैंग्वेज में भी, जापानीज लैंग्वेज में भी जो आपका एक्सेंट होता है उसका डिफरेंस आता है जैसे इंग्लिश में आता है? एक्सेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, इंटोनेशन हम जिसे कहते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें डिफरेंस इतना है कि समटाइम्स आपको जो डायलेक्ट जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में भी, तो कुछ पहाड़ी इलाके ऐसे हैं जापान के, वो बोल जापानीज रहे होते हैं लेकिन जापान में भी टीवी पे नीचे उनके सबटाइटल्स चल रहे होते हैं।
अच्छा। हाँ जी, वो समझ नहीं आती। जापानीज को भी समझ, हाँ डिफरेंट एक्सेंट्स है, लैंग्वेज एक ही है, डिफरेंट नहीं है। जैसे इंग्लिश, अब यूके में जब हम पढ़ते थे हमें बताया था कि सिर्फ यूके में इंग्लिश के 52 डिफरेंट एक्सेंट्स यूज किए जाते हैं, डायलेक्ट्स यूज किए जाते हैं। तो जापान में इतने ज्यादा नहीं है, लेकिन हर एक जगह का एक अपना वो झलक होती है उसमें। अच्छा, फीसिस की अगर हम बात करें तो एक सेमेस्टर की फीस जापान में एवरेज कितनी होती है? यूनिवर्सिटी की बात कर रही हैं? यूनिवर्सिटी में, हाँ यूनिवर्सिटी में तो फीसिस आपके कोर्स पर डिपेंड करती है। अगर इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो काफी ज्यादा है। अच्छा। हाँ जी, काफी ज्यादा है, और खासतौर पे एमबीबीएस बहुत महंगा है। अच्छा। बहुत महंगा है, इसलिए एमबीबीएस के लिए वो एक अच्छी डेस्टिनेशन नहीं है, मैं कहूँगा उसे। इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज बहुत अच्छी भी हैं और इकोनॉमिकल भी हैं, आप पढ़ सकते हैं वहाँ पे जाके। मतलब आपको तकरीबन 10-12 लाख 13 लाख के करीब आपको पर सेमेस्टर फीस मिल जाती है। और जब यहाँ से डिग्री खत्म करने के बाद आप एज ए फ्रेशर वहाँ पर जाते हैं तो आपको कौन कौन से डिपार्टमेंट्स में जॉब्स मिल सकती हैं? ब्लू कॉलर जॉब्स की आप बात करे थे, उसका कोई खास क्राइटेरिया होता है कि अगर आपने ब्लू कॉलर जॉब करनी है, आप एज ए लेबर काम नहीं करना चाह रहे जी, तो क्या होना चाहिए आपके पास? देखिए जापान में ना आपकी तरक्की जो होती है ना वो आपकी परफॉर्मेंस बेस होती है। अच्छा। ऐसा नहीं है कि आपने पीएचडी की और आपको फौरी जाके एक मैनेजर की सीट पर बिठा दिया जाए। ऐसा बिल्कुल नहीं। जो भी वहाँ पे मैनेजर लेवल पे जाते हैं वो बिल्कुल फ्लोर से स्टार्ट करते हैं और उन्हें काम का पता होता है और वो अपना टाइम के साथ साथ ऊपर जाते हैं। जैसे जापान इसकी बहुत बड़ी एग्जांपल है कि टोयोटा का जो एक नॉर्मल वर्कर था वो आज टोयोटा की एक फैक्ट्री का हेड है। अच्छा। मतलब मैं उस दिन देख रहा था, उसकी स्पीच सुन रहा था, वो कह रहा था, लोगों को मोटिवेट कर रहा था कि अगर मैं एक नॉर्मल मशीन ऑपरेटर और वर्कर से चल के एक पूरी मतलब टोयोटा की फैक्ट्री के हेड होने का मतलब है मतलब ठीक ठाक। और वो फैक्ट्री हमारी जो पाकिस्तान में टोयोटा बनती है इससे कुछ मेरे ख्याल से 10 गुना बड़ी होगी, जापान में बेहतर भी होगी। हाँ जी, बेहतर भी होगी, तो उसका सिस्टम भी वैसा होगा। तो वो आपके पास तरक्की के चांस होते हैं, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम। ऐसा नहीं है कि मैं बड़ा इंटेलिजेंट हूँ और मैंने पीएचडी 3-4 करके रखी है, हाँ जी, और मुझे आप जल्दी से मैनेजर बना दे, ऐसा नहीं होता। अच्छा। तो आपको विद द पैसेज ऑफ टाइम इंशाल्लाह तरक्की भी मिलेगी, एक्सपीरियंस के बाद ही आपको एक प्रॉपर सीट मिलती है। अच्छा, ये बताइएगा कि एक एवरेज इंसान जो वहाँ जाके रह रहा है, एक मिडिल क्लास लेवल पर जो रह रहे हैं और अपने खर्चे पूरे कर रहे हैं, उसकी अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तानी वहाँ कितनी आमदन जो है वो उनकी हो जाती है वहाँ पर जॉब के बाद? जॉब के बाद देखिए मैं उनकी बताता हूँ ज़्यादा इजी करके, जिनको हम लेके जाते हैं। जी, जो वर्कर के वीज़ा के यहाँ से जाते हैं उनकी जो मिनिमम सैलरी है वो 3 लाख समथिंग से स्टार्ट, 3,10,20 हज़ार से स्टार्ट होती है। अच्छा। हाँ जी, और इसमें से आप समझ पाकिस्तानी रुपीस में, और इसमें अलाउंसेज अभी नहीं ऐड है, इसमें ओवर टाइम ऐड नहीं है। बहुत सारे अलाउंसेज होते हैं, जैसे अभी एक कंपनी ने कहा जी कि हम अगर वो 10 किलोमीटर की रेंज में रहते हैं तो हम इतने पैसे उनको ट्रांसपोर्टेशन के हाँ जी देंगे। हालांकि जाना उन्होंने साइकिल पे है लेकिन वो कह रहे हैं हम देंगे। फिर जैसे वो लेट नाइट काम करवाते हैं, अगर आप ओवर टाइम हो तो वो 25% ऐड कर देते हैं आपकी बेसिक सैलरी में, अगर आप लेट नाइट चाहते हो तो 35% ऐड कर देते हैं। तो इस तरह के अलाउंसेस काफ़ी होते हैं। जैसे कि हमने अभी मैं थोड़े दिन पहले एक जो हमारे इंटर्नीज वहाँ पे गए उनकी सैलरी स्लिप देख रहा था, तो हमारा वादा था उनके साथ कि आपको वहाँ पे सैलरी के तौर पे, उसमें इंटर्नशिप में प्रोग्राम में ऐसा होता है कि आपका रहना, रेंट यानी कि और यूटिलिटी सब कंपनी के उस पे होता है, आपने सिर्फ सैलरी लेनी है। अच्छा, वैसे वहाँ पर लिविंग एक्सपेंस क्या आता है जब आप वहाँ पे रह रहे हैं? तो जाहिर है अपने खर्चे निकाल के ही आपको रेमिटेंस भेजेंगे ना। जी जी। तो वहाँ पर लिविंग एक्सपेंस देखिए उसमें ये ऐसा ही जैसे मैंने बताया कि अगर वो 3,10,20 हज़ार कमाता है तो आप समझ लें कि वो 1.5-1 लाख बड़े आराम से सेव कर लेता है, उसके अलावा वो रेंट वगैरह सब कुछ दे के। हाँ जी। तो फैमिली को बुला सकते हैं उधर? फैमिली में डिफरेंट है, अगर तो वो हाई स्किल्ड वीजा पे हैं जिसको हम इंजीनियर जैसे जाते हैं वो तो फौरी बुला सकते हैं। अच्छा। और जो ये वर्क वीजा जिसको हम आम कह लें कि लेबर वीजा पे जाते हैं इनको टाइम लगता है। ये अगर एक कैटेगरी में 8 साल बाद, दूसरी कैटेगरी में 5 साल बाद। तो ये कैटेगरीज किस लिहाज से तय होती हैं? ये तय होती है कि आप यहाँ से एक TITP है, जैसे टेक्निकल इंटर्न ट्रेनिंग प्रोग्राम कहते हैं हम इसको, अगर ये उस पे गए हैं तो 8 साल बाद। और अगर स्पेसिफाइड स्किल्ड वर्कर के वीजा पे गए हैं तो 5 साल बाद। 5 साल के बाद आप अपनी फैमिली को बुला सकते हैं। और इसमें कौन कौन आते हैं? पेरेंट्स? नहीं, फैमिली में सिर्फ बीवी बच्चे होते हैं, इंटरनेशनल रूल है। हाँ जी। अच्छा, वहाँ पे मैंने सुना है कि जितने बच्चे उतने पैसे देती है गवर्नमेंट। हाँ जी, बिल्कुल पैसे मिलते हैं और तीसरे बच्चे पे पैसे डबल भी हो जाते हैं। अच्छा। हाँ जी। और तो इसकी क्या वजह है? वो बेसिकली चाइल्ड, उनके अपने बच्चे कम है ना, नेगेटिव पॉपुलेशन है, तो वो कहते हैं कि आप इसको, और बूढ़े ज्यादा है जापान में, बूढ़े ज्यादा हैं। हर जो तीसरा जापानीज है वो 80 साल से ऊपर है। अच्छा। और उनकी एवरेज एज जो हमारी अभी इस वक्त 21 पे है शायद, वो 45 पे है। अच्छा। हाँ जी, हम बहुत कम है वहाँ पे, इसलिए जितने ज्यादा बच्चे
कितने पैसे मिलते हैं? देखिए 3 साल तक जो बच्चा है उसके लिए वो आपको 15,000 येन यानी कि इस वक्त पाकिस्तानी 30,000 रुपए एक बच्चे के पर मंथ देते हैं। अच्छा। और जब तीसरा बच्चा आपका हो जाता है तो ये जो है ना वो डबल हो जाते हैं, यानी कि वो तीसरे बच्चे के आपको 60,000 रुपीज पर मंथ मिलेंगे। सही। अच्छा, ये चाइना, जापान और कोरियंस ये लोग एक जैसे लगते हैं जी, तो कोई फर्क है इनके अंदर? क्योंकि आप तो वहाँ रहते भी हैं, जाहिर है कि आपको लगता होगा कि डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, हमें क्यों नहीं समझ आता ये डिफरेंस? देखिए ये डिफरेंस ऐसे ही है कि जैसे एक जापानी को ये नहीं पता चलता कि पाकिस्तानी और इंडियन में क्या फर्क है। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे आप रहते हैं वहाँ पे, जब जिस तरह पाकिस्तानी बहुत सारे जापानीज जो इन लोगों में रहते हैं, यानी कि उसके बाद इंडियंस भी बहुत सारे उसके साथ हैं, जापानीज भी बहुत सारे हैं, तो उनको ऐसा ऐसा समझ आनी शुरू हो जाती है। जैसे कि मैं अगर कोई मेरे साथ कोरियन या कोई चाइनीज बात कर रहा है तो उसके लैंग्वेज एक्सेंट से पकड़ लेता हूँ कि ये जापानीज है कि नहीं है। अच्छा। हाँ जी, या फिर इनके चेहरे से भी डिफरेंस, चाइनीज समटाइम्स नहीं पकड़े जाते, बिल्कुल नहीं पकड़े, क्योंकि समटाइम उनकी जापानीज बहुत अच्छी होती है। अच्छा, तो और पता वो नहीं लगता कि पता नहीं चलता, और कुछ उनके ज़्यादा जैसे आप कह रहे हैं कुछ चेहरे भी मिलते जुलते हैं, समटाइम्स नहीं पता चलता, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम मुझे पता चल जाता है कि चाइनीज कौन सा है, कोरियन कौन सा है और जापानीज कौन है। आप भी एक्सपीरियंस हो गए हमारे। हाँ जी, देखिए वो आप जिस माशरे में रहते हैं वो आदात से बड़ा पता चलता है। अच्छा, आपको किसने कैसे ग्रेटिंग्स की हैं। तरक्की का राज क्या है जापान की? डिसिप्लिन, पहली बात, टाइम की पाबंदी, वादे की जो है पाबंदी, डिसिप्लिन जो है ये उनको बहुत आगे लेके जाता है। इखलाकी तौर पे वो हमसे 1000 गुना ऊपर। टेक्नोलॉजी में भी वो बहुत आगे हैं। वो तो ऑब्वियसली वो तो पूरी दुनिया जानती है। हाँ जी, वो उसका तो कोई लेवल ही नहीं है। कुछ वीडियोस आती हैं जापान की जहाँ पे लिखा होता है जापान इज वे अहेड ऑफ टाइम। बिल्कुल ऐसे, और उसके अंदर कुछ पता नहीं कोई नूडल बन रहा है या कुछ बन रहा है, लेकिन उनके वो तरीके भी डिफरेंट है। बिल्कुल ऐसे ही है। जैसा कि आप ये देखें कि अभी लास्ट में बड़ी छोटी सी बात है, हम उस दिन डिस्कस कर रहे थे कि जापान में एक अंडा आपको मिलता है बॉयल हुआ हुआ, जो टूटा भी नहीं होता और उसके अंदर वो नमकीन होता है। अच्छा। ये टेक्निक है उनकी। तो जापान इस दौर में शामिल नहीं है कि उसने अपने आप को सुपर पावर मनवाने, जैसे कि चाइना है, तो इसकी क्या वजह है? अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं सिर्फ। देखिए सुपर पावर और ये सारी चीजें होती हैं कि आपके पास वर्क फोर्स कितना है। ठीक है, अब जब जापान के पास वर्क फोर्स था तो जापान वाज द सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी। इतना सा मुल्क है, इतना सा, चाइना और अमेरिका के मुकाबले में उनका 10वां क्या मेरे ख्याल से को 20वां 30वां हिस्सा है, यानी पाकिस्तान से भी वो 3 गुना छोटा है। अच्छा। पाकिस्तान का तीसरा हिस्सा कर ले तो उतना है जापान। तो उसके बावजूद वो सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी था। तो सिर्फ ये था कि जो इस वक्त 60-70s के लोग हैं इन्होंने मेहनत की थी, अभी उनके पास मेहनत करने के लिए जापानी नहीं है इसलिए वो अभी तक उस चीज में सोच रहे हैं। इसलिए तो देखिए पूरी दुनिया से वो कह रहे हैं कि आप लोग लेके आए, हमें जरूरत है। कल्चरल डिफरेंसेस आते हैं काफ़ी ज़्यादा। अब जैसे वैल्यूज़ तो सेम है, अभी आप बात कर रहे थे कल्चरल डिफरेंसेस की भी। पाकिस्तानी इजीली वहाँ एडजस्ट हो जाते हैं, पसंद करते हैं वहाँ पे पाकिस्तानियों को जापानीज। जी बेसिकली ना वो तंग नहीं करते आपको। लेट सपोज अगर आप वहाँ पे हैं, जिस तरह हम नमाज पढ़ना चाहते हैं, बिल्कुल उल्टा हम तंग करते हैं उन्हें। अच्छा। हाँ जी, हम ये इस तरह तंग करते हैं कि जैसे हम जुमा पढ़ने जाते हैं तो पार्किंग थोड़ी होती है हमारे पास, तो हमने रोड के ऊपर गाड़ियां खड़ी की होती है, वो हर जुम्मे में पुलिस आती है, वो आप मना करती है कि प्लीज ना खड़े किया करें। हाँ, ना खड़ा किया करें। अभी बहुत थोड़े हैं वहां पर। हाँ जी, तो हाँ हर जुम्मे हम कहते हैं ठीक है, नहीं कल अगले जुम्मे नहीं करेंगे, फिर खड़ी की होती है। तो वो सिर्फ ये कहते हैं कि आप आए, आपके लिए भी मुल्क उतना ही है जितना हमारे लिए है, आप आए, रहें, काम करें, कमाएं, कोई इशू नहीं है, लेकिन हमारे सिस्टम को डिस्टर्ब ना करें। उसे लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से कुछ बताएं, मतलब वहाँ पे क्या सिस्टम है और क्राइम रेट वगैरह है जापान में? जीरो तो देखें कहीं पे भी नहीं है, लेकिन मिनिमम लेवल पे है। अच्छा। हाँ जी, बहुत मिनिमम लेवल पे है। और इस तरह भी है कि बहुत ज़्यादा, मतलब हमें इतनी सिक्योरिटी होती है कि पिछले 8 साल में मैंने आज तक अपना घर का दरवाज़ा लॉक नहीं किया। अच्छा, स्पोर्ट्स में जापानीज का नाम नहीं सुना कभी कि जापान स्पोर्ट्स खेलता भी है कि नहीं, ये भी आई एम नॉट क्लियर अबाउट इट। बहुत सारी तो गाड़ियों में वो बहुत आगे हैं, वो तो उनकी पूरी दुनिया में चल रही है, लेकिन स्पोर्ट्स में नहीं नजर आती। देखिए गाड़ियां यहाँ पे चलती हैं इसलिए आपको पता है। yes, अगर जापान की टीम अगर क्रिकेट में होती तो आपको जरूर पता था, क्योंकि हमारे यहाँ पे क्रिकेट ही रह गई और तो कुछ है नहीं। ठीक है, बेसबॉल खेलते हैं वो। जापान बेसबॉल बहुत खेलता है, जापान फुटबॉल बहुत खेलता है, जापान में आप अगर एथलीट्स में चले जाएं तो बहुत सारी चीज़ें, ओलंपिक्स में इतने गोल्ड मेडल लेता है जापान। तो आप बस एक्चुअल में इशू ये है कि हम सिर्फ क्रिकेट की हद तक रह गए,
तो इसलिए हमें वो कुछ स्पोर्ट्स का इतना अंदाजा नहीं है। बहुत जिस तरह अब वैसे तो जापान को देखें, बहुत सारे लोग स्पोर्ट्स की वजह से जानते हैं, सुमो रेसलर्स जो, हाँ जी, तो आप कैसे कह सकते हैं कि जापान स्पोर्ट्स बहुत सारी चीजें हैं। अच्छा, कपड़ों की अगर बात करें तो एक खास लिबास खवातीन का देखा जाता है। अगर हम पुरानी भी अगर उनकी वीडियोस देखें, इवन एनिमीज बहुत ज्यादा फेमस हैं जापान की, तो उसके अंदर भी एक खास कल्चर नजर आता है। आम रूटीन में भी उसी तरह के कपड़े पहनती हैं, वो मेलों पे पहनती हैं, किसी इवेंट पे पहनती हैं। अच्छा। उसको किमोनो कहते हैं बेसिकली वो, और बड़े महंगे महंगे पहनती हैं। अच्छा। मतलब आपको एक वो किमोनो 1 मिलियन 2 मिलियन 3 मिलियन तक भी मिलेगा। वो हैंड प्रिंटेड होते हैं, वो हैंड क्राफ्टेड वो होते हैं, बड़े प्यारे और बड़े खूबसूरत उनके प्रिंट होते हैं। अच्छा। वो बड़े महंगे होते हैं। हाँ जी, तो वो अपने इवेंट्स पे पहनते हैं, छोटे छोटे मेलों पे पहनते हैं। अच्छा। हाँ जी, काफी। मेरी जो छोटी बेटी अभी 2 साल की है, लेकिन उसको भी मैंने पहनाया था। अच्छा, एंड में क्या मैसेज आप देंगे वो लोग जो देख रहे हैं, जो मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं, उनको समझ नहीं आ रहा कहाँ जाएं? कुछ पाकिस्तानियों के लिए कुछ मुश्किलात भी हो गई हैं, थोड़ी सी पाबंदियां भी कहीं कहीं बढ़ चुकी हैं। जैसे यूएई भी पहले वीज़ा नहीं दे रहा था, अब तो खैर खुल गए हैं। तो ऐसे लोगों को आप क्या मैसेज देंगे अगर उन्होंने जापान जाना है? उनको क्या ट्रेनिंग पहले लेनी चाहिए? और लैंग्वेज के अलावा पाकिस्तान में वो क्या क्या सीख के वहाँ जा सकते हैं कि वो अच्छा रोजगार कमा सकें? देखें, अगेन समटाइम्स लोग बोर हो जाते हैं। मैं ये कहता हूँ कि लैंग्वेज इज द मेजर पार्ट। इसके बाद फिर आपकी जो चीजें हैं, स्किल्स, उसके बाद आती हैं। वैल्यूज भी तो है, वो तो हम सिखाएंगे। वो अगर हमारे पास आ जाए, हम सारा कुछ सिखा देंगे। हमने कोशिश की है, जिस तरह ड्राइवर्स हैं, हम उनको यहाँ पे ड्राइवर्स की ट्रेनिंग भी देना चाह रहे हैं, ठीक है, बल्कि कोशिश कर रहे हैं कि एज सुन एज पॉसिबल। यहाँ पे आपके इंस्टीट्यूट का नाम क्या है? हमारे इंस्टीट्यूट का नाम साकुरा जापानीज लैंग्वेज स्कूल के नाम से है। नाम भी आपने इतना मुश्किल रखा है। देखिए, साकुरा इसलिए है कि मेरा जापान में भी एक हॉस्टल की चेन है जो साकुरा के नाम से चलती है, और साकुरा जापान का जो है वो कौमी फूल भी है। अच्छा। वो जो आप देखते हैं ना, चेरी ब्लॉसम, यस, बेसिकली उसको साकुरा कहते हैं। अच्छा। तो वो उस नाम से फिर मैंने इसको रखा था। तो वो एक जापान का टच भी होना चाहिए अगर हम जापान का काम करते हैं, क्योंकि हम सिर्फ जापान का ही काम करते हैं, मैं किसी और मेरे कंट्री में नहीं करता। तो जापानीज सीखें, स्किल्स आपके पास हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो जापानीज सीखते सीखते भी आप स्किल्स जो है ना वो अपना कोर्स कर सकते हैं। क्योंकि आप में से भी जिसने जापान जाना है वो साकुरा से राब्ता करें। हाँ जी, जरूर। साकुरा आपको ट्रेन करके भेजेगा जापान। बिल्कुल, इंशाल्लाह हम पूरा पैकेज देते हैं और ये एश्योर करते हैं कि जो बच्चा हमारे पास आए वो उसकी जो डेस्टिनेशन है वो जापान ही हो। सही। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बड़ी बेनिफिशियल गुफ्तगू थी और बहुत कुछ मुझे भी पता लगा जापान के बारे में। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। व्यूअर्स, इसी के साथ आज का पॉडकास्ट यही खत्म होता है। सी यू इन द नेक्स्ट वन। अल्लाह हाफिज।